दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री को कवर कर दिया था। अब हम लोग बायोलॉजी के बारे में, यानी कि कक्षा 9 और 10 की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऊतक के विषय में चर्चा किया था और उसमें मैंने आपको पादप यानी कि पेड़ पौधों के ऊतक कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके विषय में अच्छे से बता दिया था। आज की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे जंतु ऊतक के विषय में। जंतु यानी कि जैसे मानव हो गया या जानवर वगैरह हो गए, तो जंतु ऊतक के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और यहां से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि ऊतक होते क्या है और इनका कार्य क्या है। देखिए, ऊतक के विषय मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि जो एक दो नहीं लाखों करोड़ों कोशिकाओं का जब ग्रुप बनता है तो उसी को हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, अब हम समझते हैं। जैसे अगर जैसे अभी हम नॉर्मल एक घटना की बात करें, हम लोग सांस जब लेते हैं, ऐसे देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सोया है, अगर उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो लगता है ससुरा मर गया क्या। ठीक है, मर तो नहीं गया, तो उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर किसी की ऐसे ऊपर नीचे सांसें चल रही हैं अर्थात वो जीवित है। अब इसमें बात ये आती है कि ये जो उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, या फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नब्स को ऐसे आप टच कीजिए तो ऐसा लगता है जैसे धक 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 कुछ चल रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे पानी आ जा रहा है, आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो यहाँ पे है या कुछ यहाँ पे है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, या गति करा रहा है। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन ऑर्गन को मूव करा रही हैं या गति प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को या ऐसी सेल्स को जो बॉडी के किसी पार्ट को मूव करा दे या मूव कराते हो, उनको हम बोलते हैं पेशीय या पेशीय ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक। ऐसे ही आपका एक एग्जांपल आप रक्त का ले लीजिए, ब्लड। देखिए ब्लड क्या होता है, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो कभी जो ऑक्सीजन हमने खींचा वो कहां गया? हम कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, नो डाउट सही है। लेकिन ये ऑक्सीजन जाता कहां है? ये ऑक्सीजन आपका पहले फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों के थ्रू उसमें छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, वहां जाएगा, और कूपिकाओं के बाद में वो ब्लड में जाके मिल जाता है, रक्त में जाके मिल जाता है। अब रक्त उसको लेकर के बॉडी के हर एक पार्ट तक, बाल से लेके पैर के नाखून तक वो पहुंचाएगा ब्लड। यानी कि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। अब जब वो जहां जहां जाएगा, अगर उसको रास्ता मिलेगा तो ऐसे घूमते घामते चला जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो भीड़ भाड़ के लड़ते लड़ाते चला जाएगा। जैसे अगर आप साइकिल से चल रहे हो, रोड पे कहीं प्लेन है, कहीं खड्डा है, कोई खड्डा है, खड्डा रहेगा तो कूद जाएंगे आप। वैसे ही ब्लड चलता है ऐसे रुक रुक के। तो क्या होता है? ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है, पंप होता रहता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? हृदय। ठीक है, तो वहां भी, हृदय में भी, ब्लड में भी, हर जगह पर कोशिकाएं होती हैं जो अपना काम करती रहती हैं। ठीक है, तो उनको भी हम देखेंगे और वो कैसे ऊतक होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं। ब्लड आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हम खाना खाते हैं, भोजन पचता है तो उसको भी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देता है। साथ ही साथ जो पाचन के बाद जो अनावश्यक चीजें हैं उनको लीवर और वृक्क, किडनी यहां लाता है ताकि उनको बाहर निकाला जा सके शरीर से। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें कार्यों के आधार पर, जैसे पेशीय कुछ ऊतक है, हृदय वाला कुछ अलग काम चल रहा है, उसके बाद में ब्लड का कुछ अलग काम चल रहा है, इस आधार पे हम देखें। ठीक है, इस आधार पे हम देखें तो ऊतकों को लगभग मोटा मोटा देखें तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भागों में। चलिए समझते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला आपका है एपिथीलियम,
थीलियम या एपिथीलियमी ऊतक। पहला हमारा है एपिथीलियमी ऊतक, दूसरा हमारा है संयोजी ऊतक, तीसरा हमारा है पेशीय ऊतक। देखिए सवाल आपसे से पूछता है कि इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, तो हम सब को एकदम अच्छे से निपटाएंगे। तीसरा हमारा है तंत्र ऊतक या तंत्रिका तंत्रीय ऊतक, इसको ध्यान रखे रहिएगा। चलिए समझते हैं, हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो भैया कोशिकाओं के समूह या ऊतकों के कार्य के आधार पे ऊतकों को 4 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा है एपिथीलियमी, संयोजी, पेशी और तंत्रिका तंत्र ऊतक। अब हम एक एक विषय में अच्छे से समझेंगे। पहला हमारा चल रहा है कौन सा? एपिथीलियमी ऊतक। इसको हम समझते हैं और इसको हम देखते हैं। देखिए ये क्या होता है। सबसे पहली चीज, इसका काम है रक्षा करना। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन करना। ये बॉडी के पार्ट्स को रक्षित करता है। जैसे हमारी जो चमड़ी है, ये एपिथेलियम की बनी हुई है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या कर, जैसे यहां सीने में लगा है तो फेफड़ों के अंदर जो चीजें हैं उनकी रक्षा कर रहा है। पेट पे है तो पेट के अंदर जो चीजें हैं रक्षा करता है। या मोटा मोटा हम मान लें एपिथेलियम का काम ही है शरीर के अंगों की रक्षा करना या आंतरिक अंगों की रक्षा करना। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना हो गया। एपिथेलियम जो आपका एपिथेलियमी ऊतक है उसका काम तो हमने मोटा मोटा समझ लिया। इसका काम होता है रक्षा करना। ठीक है, क्या काम होता है? रक्षा करना। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये नस है जिसमें क्या जा रहा है, जिसमें ब्लड आपका घूम रहा है या ब्लड आपका जा रहा है। तो ये जो ऊतक होते हैं, इसकी जो नली की जो आपकी दीवार होती है इसकी भी रक्षा करते हैं। अर्थात रक्त नलिका जो होती है या रक्त जो नालिका होती है उसकी भी रक्षा करते हैं। और रक्षा करते हैं यानी कि ढाल की तरह काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सल्क। तो ये हमारा क्या है? सल्की एपिथीलियम ऊतक या एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, अर्थात एपिथेलियमी ऊतक के अंतर्गत उसके अंदर जो ऊतक ब्लड की या रक्त नलिका की सुरक्षा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सल्कीय एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, सल्कीय एपिथेलियमी ऊतक। अब जैसे आपका हाथ है, कभी कभार हमको हल्की सी खरोंच लग जाती है तो हम देखते हैं कि खरोंच लग गई लेकिन ब्लड नहीं आता, बस कल्लाता है ना, कल्लाता है या लाल हो जाता है। लेकिन एक आध दिन जब थोड़ा और गहरा चोट लग जाए तो हल्का हल्का ब्लड आता है, और जब एकदम कोई पत्ती लेके चीरा मार दे तो भड़बड़ा के ब्लड निकलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 ऐसे है, मान लीजिए आपको खरोंच लगी, ये 2 लेयर खराब हो गई, 2 लेयर खराब हो गई तो आप ब्लड मान लीजिए यहां है तो ब्लड नहीं आएगा आपको, बस थोड़ा सा लाल हो जाएगा। मान लीजिए और खरोंच लगी है, यहां लेयर तक पहुंच गई तो इसके थ्रू ब्लड बाहर आने लगेगा। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो एपिथेलियमी ऊतक है ये अस्तरीय है। अस्तरीय मतलब होता है इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लेयर, जो इसको कटने फटने से बचाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम का काम ही है सुरक्षा करना। तो एपिथेलियम में बहुत सारी लेयर होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक लेयर बने होते हैं जो क्या करते हैं, इसको कटने फटने से बचाते हैं। इसलिए ये जो सल्की एपिथेलियम ऊतक है इसका नाम थोड़ा सा बढ़ जाता है और नाम के आगे लगा दीजिए अस्तरीय। अस्तरीय सल्की एपिथेलियम ऊतक, अस्तरीय सल्की एपिथेलियम ऊतक। ये भी किसका नाम है? ये भी आपका नाम है जो एपिथेलियमी ऊतक है जो उनकी रक्षा करता है, ये भी उन्हीं का नाम है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जहां पे अवशोषण होता हो, अवशोषण, अब ये अवशोषण क्या है समझाते हैं। और स्राव, अवशोषण मतलब जैसे भोजन जब पच रहा है तो वहां से जो एनर्जी चीजें हैं उसको चूसने के लिए, ठीक है, उसको चूस, जैसे मान लीजिए अब ये भोजन नली में से जा रहा है, यहां पहुंचा, यहां दीवार पे इसको खींचना है तो खींचने के लिए ऐसे खंभे की तरह रहेंगे, खींच लेंगे उसको, ठीक है, खंभे की तरह रह के ये सल के खींच लेंगी और खींच के जो भी पोषक चीजें रहेंगी उसको वो चूस लेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार एपिथेलियमी ऊतकों को या कोशिकाओं के समूह को स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियमी, एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं। अर्थात एपिथेलियमी ऊतक को हमने देखा जो सुरक्षा करती है। अगर ये ब्लड नलिका में या रक्त नलिका में सुरक्षा करती हुई जो कोशिकाओं का समूह होता है उनको हम कहते हैं क्या, सल्कीय एपिथेलियमी ऊतक। क्लियर हुआ। फिर इन्हीं ऊतकों में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं ताकि कटे फटे ना, इसलिए इनको अस्तरीय, अस्तरीय मतलब लेवल, अस्तरीय सल्कीय ऊतक। अब अगर ये शरीर के इंटरनल पार्ट जैसे कि आंत वगैरह में पाए जाते हैं, जब आंत वगैरह में जहां पर अवशोषण का काम होता है वहां पे इनको क्या नाम दिया जाता है, स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, ठीक है। तो पहले ऊतक के विषय में हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए अब हमारा चलेगा दूसरा ऊतक, वो क्या है उसको हम अच्छे से समझेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए संयोजी ऊतक, सेकंड नंबर हमारा है संयोजी ऊतक, इसको हम समझते हैं। देखिए संयोजी ऊतक की बात करें तो संयोजी, नाम में ही लग रहा है संयोजन होगा, ठीक है, नाम में ही क्या लग रहा है, संयोजन होगा। संयोजन यानी कि भाई अगर दो तीन चीजें आप मिला देंगे तो चीजों की क्वालिटी घट जाती है, जब दो तीन चीजें मिला देंगे तो संयोजी, संयोजी ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तरल होते हैं, ठीक है, तरल और गाढ़ा और चिपचिपा, तरल गाढ़ा और चिपचिपा। देखिए तो तरल गाढ़ा और चिपचिपा, पेशी ऊतक तो होगा नहीं, एपिथेलियम हम पढ़ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र तो नर्वस सिस्टम तो होगा नहीं, बचा कौन, रक्त, तो ब्लड, ठीक है, रक्त, ब्लड जो हमारा है वो क्या है, एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके 1 ग्राम या 1 अणु क्या बनता है, ब्लड, ऐसे ही बहुत सारे ब्लड बन जाते हैं। और ये क्या है, तरल होता है, गाढ़ा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है ब्लड। ब्लड में जो उसका रक्त पार्ट या जो गाढ़ा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। रक्त का जो गाढ़ा भाग होता है या रक्त का जो लाल वाला हिस्सा होता है, जब जैसे खून कटने पे जो एकदम काला 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 करें, लाल लाल एकदम गहरा लाल लाल जो खून निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही आपका आरबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा में ही आपका डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लाज्मा में ही प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्योंकि हम ब्लड टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल चर्चा कर रहे हैं ऊतक की, तो ऊतकों के विषय में ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। बस आप इतना जानिए, खून या रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा जिसमें ज्यादा होता है और प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से मिलके बना होता है, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम ब्लड के विषय में थोड़ा अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए जैसे अगर आप मान लीजिए ये एक क्या है, हड्डी है, ठीक है, ये एक क्या है, हड्डी है। अगर आप इस हड्डी को बीच में से तोड़ देते हो, बीच में से अगर आप तोड़ देते हो तो ये हड्डी कुछ ऐसे दिखेगी, ये हड्डी कुछ ऐसे दिखेगी और यहां हड्डी में आप देखेंगे ऐसे छोटी 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 ऐसे संरचनाएं और ऐसे छेद रहता है, ठीक है, क्या रहता है, ऐसे छेद रहता है। अर्थात जो हड्डी होती है वो अंदर से खोखली होती है और जो ये छिद्र है यहीं पर हमारा क्या बनता है, ब्लड बनता है, ब्लड बनता है और इसको कहते हैं हम अस्थि मज्जा।
क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो, यानी जैसे इस हाथ की हड्डी को आप तोड़ के देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये हाथ की हड्डी है, इसको तोड़ दीजिए तो ये यहाँ जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर जाली नुमा संरचनाएं होती हैं और उन्हीं में ब्लड का निर्माण होता है, अर्थात रक्त कहां बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो अस्थि मज्जा में, और ये हड्डी के बीचों बीच बनता है और बनने के बाद में अपना कार्यक्रम ये शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहीं से देखिए हमारा टॉपिक और क्लियर होने वाला है। जैसे अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये इसको जब हमने तोड़ा तो यहां बीच में क्या पाया गया? ब्लड पाया गया। अर्थात हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो ये ब्लड होता है या ब्लड के साथ साथ जो ऊतक होता है, और कौन सा ऊतक? जो हड्डी प्लस हड्डी, हड्डी प्लस हड्डी, भैया ये हड्डी को जोड़ा था ना, ये वाला हड्डी है, ये वाला हड्डी है, हड्डी प्लस हड्डी को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। ध्यान से समझिएगा, ये हड्डी पूरी पूरी थी, जब हमने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद देखा हमने वहां पे लाल लाल ब्लड लगा था, अर्थात इसका निष्कर्ष ये निकला कि हड्डियों के बीच अस्थि मज्जा में क्या बनता है? रक्त बनता है। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि हड्डियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? ब्लड ऊतक, और उस ब्लड ऊतक को क्या बोलते हैं? स्नायु। जो हड्डी से हड्डियों को जोड़ा है उसको क्या बोलते हैं? स्नायु। स्नायु। अब यहां मान लीजिए अगर दूसरी कोई हड्डी आ गई, अटैच हो गई, इसके साथ अटैच हो गई, तो रहेगा हल्का फुल्का क्या रहेगा आपका? यहां बीच में हल्का फुल्का आपका रहेगा मांसपेशी। ठीक है, क्या रहेगा? मांसपेशी। अर्थात हड्डियों को मांसपेशियों से, यानी कि हड्डी को प्लस मांसपेशी को जो ऊतक जोड़ता है, जो ऊतक जोड़ता है उसको बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा, या इसी का नाम है टेंडन। क्या नाम है? टेंडन। ठीक है, अर्थात हड्डी को हड्डी से जोड़ता है स्नायु, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? कंडरा या टेंडन। जैसे ये यहां मुड़ रहा है, यहां पे मांसपेशियां होंगी, यहां पे क्या है? टेंडन। टेंडन मतलब टेढ़ा होना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये ऊतक हड्डी प्लस मांसपेशी, हड्डी प्लस मांसपेशियों का घोल बना दे, घोल मतलब होता है मिक्सर कर दे, जैसे हड्डियों मिला दे, मांसपेशियों मिला दे, मिला के कूच काच दे अगर उसको, तो आप देखेंगे क्या होगा? जैसे गुड़ है और गुड़ को मिला दीजिए पानी में, से लिबरिया दीजिए एकदम, तो नरम हो जाएगा। नरम। जैसे कान की हड्डी देखिए, इसको मोड़ दीजिए, इधर उधर उधर जिधर इधर कर दीजिए। अर्थात जब पतली हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। ये आप ध्यान रखिएगा, उपास्थि। ठीक है, तो उपास्थि क्या है? अस्थिपंजर ही है, लेकिन वो बहुत नरम अस्थिपंजर होता है जो कैपेबल होता है कि मुड़ जाए। ठीक है, जैसे आप इसको नहीं मोड़ पाएंगे, इतनी मोटी हड्डी है, लेकिन इसको आप देखिए जैसे मन तैसे मोड़ दीजिए। क्लियर हुआ? तो भाई ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। अगर ये ब्लड हम हड्डियों के बीच में पाया गया, अच्छा तोड़ दें, ब्लड मतलब ऊतक ही है, ध्यान रखे रहिएगा। ऐसा ऊतक जो हड्डियों को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्नायु। ऐसा ऊतक जो मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडर या कंडरा। और ऐसा ऊतक जो उपास्थियों में पाया जाता है, उपास्थि मतलब यही ये वाला, जिन हड्डियों को हम मोड़ सके उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग उपास्थि ऊतक। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपास्थि ऊतक। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो हड्डियों के विषय में ये चीजें हमको यहां तक जाननी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने अगले टर्म को हम समझते हैं, उसको देखते हैं। थोड़ा कैमरा देख लें हम, ठीक है, क्योंकि लाइट कट जाती है, दिक्कत होती है। देखिए, अच्छा ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अब ये भाई, जैसे हमने एपिथेलियम ऊतक में पढ़ा था कि ये तो ऊपर होता है, ये तो खराब होगा नहीं, लेकिन आप पढ़ते हैं ना कि ब्लड, जैसे मान लीजिए कि ब्लड आपने 2 लीटर किसी को दान दे दिया है, दे दिया ना। अब वो जो 2 लीटर दान में गया है ब्लड, वो कहां से आएगा? कोई तो रहना चाहिए जो ब्लड को मरम्मत कर दे, उसको ठोक बजा के सही करे। तो ब्लड को बनाने वाला जो ऊतक होता है उसका नाम है एरियोलकर ऊतक।
ठीक है, क्या नाम है? एरियोलकर ऊतक। ये ऊतक क्या करता है? एरियोलकर ऊतक क्या करता है? ऊतक होता है वो क्या करता है? संयोजी ऊतकों को बनाता है, या आप कह सकते हैं मोटा मोटा इनकी मरम्मत करता है। ठीक है, मरम्मत मतलब होता है इनमें सुधार करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब संयोजी ऊतकों से संबंधित एक और ऊतक रह गया है, वसामय ऊतक। वसामय ऊतक। वसामय मतलब ये है कि जैसे जो व्यक्ति चर्बियान रहेगा, जो मोटा व्यक्ति रहेगा, उसको ठंडी कम लगती है। ठीक है, जैसे औरतों में वसा ज्यादा होता है, तो उनमें वसा ज्यादा होता है तो उनको ठंडी कम लगती है। इसलिए आप देखेंगे शादी ब्याह में वो लोग केवल एक साड़ी पहन के, ब्लैक लेस ब्लाउज पहन के निकल लेती हैं, जबकि वही व्यक्ति जैकेट, स्वेटर, फलाना ढिमकाना, ऊपर चाय भी पीता रहता है, लेकिन उसको फिर भी ठंडी लगती है और औरतों को ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उनमें वसा ज्यादा होता है। तो जो ये वसामय ऊतक है, ये क्या करता है पता है? वसामय ऊतक शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाता है या हीट को मेंटेन करके रखता है। तो ये भी ऊतक आपका संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। क्लियर? देखिए, अब हम लोगों ने संयोजी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक के विषय में चर्चा कर लिया है। अब हमारा अगला जो चलेगा वो चलेगा पेशीय ऊतक। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? पेशीय ऊतक के बारे में। देखिए, पेशीय ऊतक की चर्चा मैंने आपको शुरू में ही थोड़ी सी कर दिया था। पेशीय ऊतक क्या होता है? ऐसे ऊतक जो शरीर को गति प्रदान करते हैं, या कह लीजिए कि शरीर में जो मूवमेंट होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? पेशीय ऊतक। अब ये मूवमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे हाथ पैर का हिलना, हृदय का धड़कना, ये पलक का झपकना, सांस लेने पर ये छाती ऊपर नीचे जाना, ये सारे के सारे क्या है? बॉडी के मूवमेंट है। ठीक है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब कंट्रोल करते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, जैसे पेशीय ऊतक में कुछ ऐच्छिक गतियां होती हैं। क्या होती हैं? ऐच्छिक गति, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना या हाथ पैर का हिलना। ठीक है, मुंडी घुमाना। मुंडी घुमाना मतलब ये मुंडी इधर उधर चाहे ना घुमाएंगे, सीधा से रखे रहेंगे, हाथ पर ऐसे नहीं हिलाएंगे, सीधा रखे रहेंगे। ठीक है, अर्थात ऐसी घटनाएं या ऐसी क्रियाएं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और या कंट्रोल करते हैं किसकी मदद से? ऐच्छिक गति या ऐच्छिक क्रियाओं को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसे ऊतकों को कहा जाता है ऐच्छिक ऊतक। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक ऊतक। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक ऊतक। और ये या इनमें, इन ऊतकों में रंगीन पट्टियां होती हैं, इसलिए इनको रेखित ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखित ऊतक। अब कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक मतलब ये जिनको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, जिनको हम रोक नहीं सकते, जैसे सांस लेना। सांस लेना अगर आप रोकेंगे तो आप एकदम में रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में पलक का झपकना, ऐसे ये पलक, ऐसे ये पलक, हम उसको कंट्रोल मत करिए, उसको ब्रेन ऑटोमेटिक उसको अल्टीमेटर दिया है कि 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद उसको नीचे आना ही आना है। जैसे सांस भी लेना है, वो ऑटोमेटिक हम बोलते रहेंगे, प्रक्रिया चलती रहेगी। ज्यादा बोलेंगे तो सांस ज्यादा तेज हो जाएगा, कम बोलेंगे तो आराम से चलता रहेगा। अर्थात ये ऐसी क्रिया है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक होगा, और नहीं होगा तो फिर हम ही ध्यान से निकल जाएंगे। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसी क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक ऊतक। या अनैच्छिक ऊतकों के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं, और इनको आरेखित ऊतक भी कहा जाता है। देखिए, इसको रेखित और इसको आरेखित, उसको रेखित और इसको आरेखित। क्लियर हुआ? तो पेशी ऊतकों में रेखीय ऊतक और आरेखीय ऊतक, या इन्हीं का दूसरा नाम है ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब वे ऊतक जो उन कार्यों को कंट्रोल करते हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और अनैच्छिक मतलब वे कार्य जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के होने के बावजूद, अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया के होने के बावजूद, अगर हम मोटा मोटा समझें, जैसे हम लोग जग रहे हैं, अब मान लीजिए स्ट्रेट है, तो यहां हमारा 2 काम कर रहा है, एक सांस चल रही है, दूसरा
पलक झपक रही है, ठीक है। सांस भी चलती है तो सांस कुछ समय के लिए रुकता है, जैसे 1 मिनट में आप देखेंगे 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं तो कुछ तो राहत है, लेकिन जो हमारा हृदय है, हृदय 72 बार धड़कता है। सोच लीजिए हर सेकंड में वो 1 से ज्यादा बार धड़क रहा है और वो लगातार धड़कता है, दिन रात सुबह शाम हमेशा। आप सोए हो तो भी धड़क रहा है, नहीं धड़का तो आप धड़क जाओगे, ठीक है। अर्थात हृदय में जो कोशिकाएं या जो पाया क्या कहते हैं उसको यार, चमड़ी पाई जाती है या ऊतक, उसको कहते हैं कार्डियक, कार्डियक या हृदय पेशी, ठीक है। कार्डियक या हृदय हृदय पेशी, क्लियर हुआ। इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि हृदय की जो पेशियां पाई जाती हैं, क्योंकि हृदय का धड़कना भी, दिल का धड़कना भी एक अनैच्छिक क्रिया है और ये अनवरत धड़कता है, यानी कि कंटिन्यूअसली बिना रुक के धड़कता जाता है, इसलिए इसका थोड़ा सा नाम बदल गया है, कार्डियक पेशी। क्या हो गया है? कार्डियक पेशी। क्लियर हुआ। तो ये चर्चा हो गई किसकी? पेशीय ऊतक के बारे में। अब हमारा लास्ट हम पढ़ लेते हैं तंत्रिका तंत्र ऊतक, इसको हम समझते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र ऊतक क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। तंत्रिका तंत्र मतलब ये है, जैसे अगर आप खड़े हैं, अगर आपके पीठ में चींटी काटे तो आपका हाथ थटास उसको मारेगा, फट से, ठीक है। या आप ऐसे खड़े हैं, अगर आपको अचानक लाइट चमक गई तो आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाएंगी, या आपको कुछ देखना बहुत ध्यान से आप देख रहे हैं, कोई थपड़ा मारे उधर देखें काहे मारा रे, ठीक है। अर्थात ऐसी क्रियाओं को जिनको सेकंड से भी कम समय में हम सट से रिएक्ट कर जाते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं, उन सब को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है किसकी मदद से? ब्रेन की मदद से। ब्रेन अकेला कर नहीं सकता तो मेरुरज्जु की मदद से। ब्रेन और मेरुरज्जु भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जब तक तंत्रिका कोशिकाएं नहीं रहेंगी, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं नहीं रहेंगी, अर्थात ये एकदम फैले हुए हैं। ऐसे समझिए ये ऑनर है, ये मैनेजर है और ये वर्कर है। तो जब वर्कर पूरा काम करेंगे तो मैनेजर डेटा रखेगा और मैनेजर बताएगा ऑनर को। तो यही काम ये तीनों मिलके करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? ये जो वर्कर होता है इसमें भी सबसे जो छोटा है वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक पूरा इसी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। एक न्यूरॉन की संरचना देखिए कुछ इस टाइप की होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, हम बता देते हैं थोड़ा मोटा मोटा। देखिए यहां पे आपका सेंटर यानी कि केंद्रक होता है, ये न्यूरॉन की संरचना की बात कर रहे हैं। फिर आप देखिए या इसके बाद में यहां कुछ ऐसी संरचनाएं कुछ पाई जाती हैं। देखिए ये टूटा रहता अलग अलग रहता है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया केंद्रक, इसको बोलते हैं डेंड्रान। क्या बोलते हैं? डेंड्रान। डेंड्रान मतलब जो संदेशों को पकड़ता है, ठीक है, जारीनुमा संरचना है। इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष मतलब बीच में जो गैपिंग है हल्की हल्की, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये जो लंबी सी पूरी लाइन है इसको बोलते हैं एक्सान। क्या बोलते हैं? एक्सान। तो सोचिए एक न्यूरॉन जो एकदम छोटा है उसकी आकृति कुछ इस हिसाब से होती है। मतलब जो भी सूचनाएं आसपास से मिलेंगी ये केंद्रक को दे देगा, फिर ये केंद्रक दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, और इसी प्रकार से पूरा जाल फैला होता है, ठीक है। जैसे समझिए ऐसे अगर ये हेक्सान है तो ये पूरा पंजा डेड्रॉन है। ये यहां भी टच हो, यहां भी कहीं टच हो, खट से सूचना केंद्र के पास जाएगी और केंद्र तुरंत ट्रांसफर कर देगा ब्रेन के पास में। तो ये ऊतक कुछ इस प्रकार से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जंतु ऊतक को भी अच्छे समझ लिया। हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर जो कि ऊतक संबंधित था यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।